नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 19वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है साहित्य के साथी। हिमालय से लौटने के बाद मेरी आज़ादी धीरे धीरे बढ़ती गई। नौकरों की हुकूमत खत्म हो गई। स्कूल की जकड़ कोशिशों से खत्म कर डाली और घर पर भी शिक्षकों की कोई खास कद्र नहीं रही। हम लोगों के पुराने शिक्षक ज्ञान बाबू मुझे कुमार संभव या और भी 2-1 चीजें गैर सिलसिले से पढ़ाने के बाद वकालत करने लगे थे। उनके बाद मेरी शिक्षा का जिम्मा आ पड़ा था ब्रिज बाबू पर। उन्होंने मुझे पहले ही दिन गोल्ड स्मिथ के विकर ऑफ वेकफील्ड में से कुछ अनुवाद करने के लिए दिया। वह मुझे कुछ अच्छा लगा। उसके बाद शिक्षा के रंग ढंग को और भी बहुत कुछ बड़े दायरे में देखकर उसके लिए मैं तैयार हो उठा। घर वाले तो मुझसे नाउम्मीद हो चले थे। न तो मेरे और न ही किसी और के मन में इसकी कोई उम्मीद रही कि मैं आगे कुछ कर सकूंगा। अतः अन्य किसी भी बात की उम्मीद न रखकर मैं अपनी ही धुन में सिर्फ कविता की कॉपी करने लगा। कविताएं भी वैसी ही थीं। मन में और कुछ तो था नहीं, सिर्फ गर्म भाप थी और उस भाप से भरे बुलबुलों और बहाव से भरे फेन असल कल्पनाओं की भंवर के खिंचाव से चक्कर खाते हुए बेकार घूमने लगे। उससे किसी रूप की रचना नहीं हुई, केवल गति की तेजी जाहिर हुई। सिर्फ खौलना और उफनना था वह। उसमें ठोस जो कुछ था वह मेरा नहीं था, अन्य कवियों की नकल थी। मेरी जो कुछ चीज थी वह थी सिर्फ बेचैनी। भीतर के एक तरह से काबू में न आने वाले बेचैन मन की बात थी। जब ताकत इस्तेमाल में आई न हो और पैदा हो गई हो, तब की हालत को जबरदस्त अंधी चाल की हालत कहा जा सकता है। साहित्य में मेरी छोटी भाभी रानी कादम्बरी देवी की बहुत रुचि थी। बंगला किताबें वह सिर्फ वक्त काटने के लिए पढ़ती हों, ऐसी बात नहीं। उनका वह सचमुच पूरे मन से आनंद लिया करती थी। साहित्य पर उनके बहस में मैं भी पूरा हिस्सेदार था। स्वप्न प्रयाण काव्य पर उनकी गहरी श्रद्धा और प्यार था। मुझे भी वह काव्य बहुत अच्छा लगता था। हम लोग खासकर उस काव्य की रचना और आलोचना के बहुत नजदीक थे। इसीलिए उसकी खूबसूरती सहज में ही हमारे मन के कण कण में समा गई थी। लेकिन उस काव्य में एक बात ये थी कि वह मेरे लिए नकल करने के दायरे से बाहर था। मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि इस तरह की कोई चीज मैं भी लिख लूंगा। स्वप्न प्रयाण जैसे किसी रूपक का अनोखा सुंदर राजमहल था। उसमें कई तरह के कमरे, खिड़कियां, तस्वीरें, मूर्तियां और नक्काशी के अनेक कौशल मौजूद थे। उसके महल भी अजीब थे। उनके चारों तरफ तरह तरह के बाग बगीचे, खेल पर्वत, फव्वारे, झाड़ और बेलें थीं। उसमें केवल भावों की अधिकता ही नहीं, बल्कि रचना का भरपूर अनोखापन भी था। उनमें जो किसी एक बड़ी चीज को उसके अलग अलग आकारों में पूरी तरह से गढ़ डालने की ताकत थी, वह सहज नहीं थी। इसीलिए ऐसी चीज मैं भी कोशिश करूं तो लिख सकता हूं, यह बात मेरे ख्याल में भी नहीं आई। इसी समय बिहारी लाल चक्रवर्ती का शारदा मंगल काव्य गीत आर्य दर्शन पत्र में संवत 1931 में धारावाहिक रूप में छपने लगा। भाभी रानी इस काव्य की मिठास पर न्योछावर थीं।
काव्य का ज्यादातर हिस्सा उन्हें जबानी याद हो गया था। कवि को अक्सर वह न्योता देकर खिलाया करती थीं और उन्हें अपने हाथ का बना एक आसन भी भेंट कर दिया था। इसी वजह से कवि के साथ मेरी भी जान पहचान हो गई। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। सुबह, शाम, दोपहर जब चाहे मैं उनके घर पहुंच जाता। जैसी उनकी देह भारी थी, मन भी वैसा ही उदार था। उनके मन को घेरे हुए कवित्व का एक प्रभाव मंडल उनके साथ साथ ही चला करता था। उनकी जैसे कवितामय एक और बारीक देह थी, वही उनका असली रूप था। उनके अंदर एक संपूर्ण कवि का आनंद मौजूद था। जब भी मैं उनके पास गया हूँ, तभी उस आनंद की हवा खा आया हूँ। घर पर दोपहर के वक्त वह दूसरी मंजिल के एक छोटे से एकांत कमरे में साफ सुथरे फर्श पर औंधे पड़े पड़े गुनगुनाते हुए कविता लिख रहे होते। ऐसी हालत में मैं बहुत दिन उनके घर गया हूँ। मैं बच्चा था, फिर भी वह ऐसे खुले दिल से मुझे बुलाकर अपने पास बिठाते कि मेरे मन में जरा भी झिझक न रह जाती। उसके बाद वह भाव में मगन होकर कविता सुनाते और गीत भी गाते। उनका गला ज्यादा सुरीला हो ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस सुर में वे गाते उसका एक अंदाज जरूर मिल जाता था। वह भारी भरे गले से आंख मीच कर गाना गाते और जो सुर में नहीं आता उसे भाव से भर देते। उनके गले के वे गाने अब भी मुझे याद हैं। बाला खेले चंद्र किरण में, कोतु बाला किरणमयी सी, डोल रही मम ब्रह्म रंध्र में। उनके गीतों में सुर बिठाकर कभी कभी मैं भी उन्हें गाने सुनाने जाता था। कालिदास और वाल्मीकि के कवित्व पर वह न्यौछावर थे। मुझे याद है, एक दिन उन्होंने मुझे कुमार संभव का पहला श्लोक खूब गला खोलकर पढ़ते हुए कहा था। इसमें जो एक के बाद एक इतने आस्वर का इस्तेमाल हुआ है, वह बेवजह नहीं है। हिमालय के महान बड़प्पन को इस आस्वर से बढ़ाकर दिखाने के लिए ही देवात्मा से शुरू करके नागाधिराज तक कवि ने इतने आकारों का इस्तेमाल किया है। बिहारी बाबू जैसी कविता लिखूंगा, मेरी चाह की दौड़ तब इतनी ही थी। किसी किसी दिन तो ऐसा ख्याल कर बैठता कि उन्हीं जैसा काव्य लिख रहा हूँ, लेकिन इस ख्याली घमंड में खास रुकावट खड़ी की थी बिहारी कवि के एक पाठक ने। वह हमेशा मुझे याद कराते रहते कि मोटी बुद्धि के होते हुए भी कवि बनने की इच्छा रखने के कारण मैं मजाक का पात्र बनता हूँ। वह अच्छी तरह जानते थे कि मेरे अहंकार को ठौर देने से उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसी से मेरी कविता के बारे में ही नहीं, बल्कि मेरे गाने के बारे में भी वे कभी भी मेरी तारीफ नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि और 2-4 आदमियों से मिलान करके कहते कि उनका गला कैसा मीठा है। मेरे मन में भी यह बात बैठ गई थी कि मेरे गले में जैसी होनी चाहिए वैसी मिठास नहीं है। अपनी कवित्व शक्ति के बारे में भी मेरा मन काफी छोटा हो गया था, लेकिन आत्म सम्मान पाने की यही अकेली जगह बच गई थी। इसीलिए किसी की बातों में आकर उम्मीद छोड़ देना मैंने ठीक नहीं समझा। इसके सिवा भीतर जो किसी तरह न रुकने की प्रेरणा थी, उसे रोक सकना भी किसी के बूते की बात नहीं थी। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 19वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।